You're listening to Ecofiles podcast by Wildlife Conservation Trust. This is Feel Voices, a special Hindi series hosted by Raza Kazmi. तो बाद में वो आई और उसने मुझे बोला दीदी मुझे आपसे बात करनी है, तो मोर देन हैप्पी कि मैं बात करूं उनसे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि क्यों पहले उन्होंने बताया हिंदी नहीं आती है। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आपने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत टाइम टूरिस्ट वो रास्ते से जाते हैं और ये औरतें बहुत उनका पहराव अलग होता है, ज्वेलरी अलग होती है, वो दिखती बहुत सुंदर है, तो लोग उन्हें बिना पूछे उतर के उनकी फोटो लेते हैं, जो वो नहीं चाहती है। इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए उन्होंने मुझे बताया मुझे हिंदी नहीं आती। नमस्कार, खुशामदीद। WCT के पॉडकास्ट इको फाइल्स की श्रृंखला फील वॉइसेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा काज़मी। मैं एक वन्यजीव संरक्षक, लेखक, वन्यजीव इतिहासकार और कहानीकार हूं और WCT में संरक्षण संचारक के रूप में कार्यरत हूँ। फील वॉइसेस श्रृंखला में आप मिलेंगे संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली उन शख्सियतों से जिनका काम तो अद्भुत है, लेकिन जो अमूमन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उन कार्यों को अंजाम देते हैं। चाहे वो धरातल पर कार्यरत फील्ड से जुड़े लोग हों या युवा वन्यजीव जीव विज्ञानी, संरक्षण समाजशास्त्री हों या व्यवहार मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री हों या वन्यजीव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या अन्य संरक्षण कार्यों से जुड़े लोग जिनकी आवाजें हम अक्सर कम सुनते हैं। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का हर एपिसोड आपको न सिर्फ ऐसे ही किसी अद्भुत व्यक्ति से मिलवाएगा, बल्कि आपको उनकी कहानी से प्रेरित भी करेगा। मनोविज्ञान। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपकी कल्पना में पहला चित्र क्या आता है? क्या कभी ये लफ्ज सुनकर आपके दिमाग ने उसे जंगल या वनों पर आश्रित समुदायों या वन एवं वन्यजीव संरक्षण जैसे अल्फाजों से जोड़कर देखा है? शायद नहीं। आप ही क्यों, मैंने भी कभी इन मुद्दों में मनोविज्ञान के पहलू पर गौर नहीं किया था। हमारी इसी अनदेखी को दुरुस्त कर रही हैं हमारी आज की मेहमान प्राची परांजपे। यदि आपने पिछला एपिसोड सुना हो तो आपने मेरी रोमा गांव की यात्रा और वहां WCT की एक अन्य टीम से मिलने के बारे में सुना होगा। उस दूसरी टीम का नाम है WCT की रेजिलिएंट फ्यूचर्स टीम। ये टीम वन एवं वन्यजीव संरक्षण के इंसानी और सामाजिक पहलुओं पर सर्वप्रथम तो शोध करती है और फिर उस शोध से निकले परिणामों और सीख से पॉलिसी बनाती है और उसे धरातल पर कार्यान्वित भी करती है। इस टीम में अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक मध्यवर्त यानी कम्युनिटी इंटरवेंशन विशेषज्ञ आदि जुड़े हैं। प्राची भी इसी टीम का हिस्सा है और टीम के मनोविज्ञान इकाई की लीड है। मंदाताई की तरह ही प्राची से भी मेरी पहली मुलाकात डोमा गांव में ही हुई। बहुत ही मजेदार इंसान है प्राची। अपने काम के प्रति जितनी सीरियस, काम के परे उतनी ही मजाकिया और हंसमुख। इसलिए मेरी तो इनसे बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई। सिंदेवाही फील्ड स्टेशन पर गुजारे कुछ दिनों में मैंने ये गौर किया कि प्राची का तकिया कलाम है नाइफ या नाइफ यार। हंसी मजाक मुझे भी बड़ा पसंद है, तो मैंने इस बात पे प्राची की टांग खींचना शुरू कर दी और हम सब इस बात पे खूब हंसते। कुछ दिन पहले वो हंसते हुए बताने लगी कि रज़ा, तुम्हारी वजह से अब मुझे किसी गुफ्तगू के दौरान अपना वाक्य बोलने से पहले 2 बार चेक करना पड़ता है कि मैं बार बार हर दूसरे वाक्य में नाइफ शब्द का प्रयोग ना करूं। खैर, ये सब तो हुए मजाक के पहलू, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि प्राची जितनी खुशमिजाज हैं वो अपने काम के दौरान उतनी ही सीरियस और कर्मठ। कई पीयर रिव्यूड पेपर्स की लेखिका प्राची ने पिछले 5 सालों में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है जो इस संरक्षण मनोविज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। फिर चाहे वो मध्य भारत के टाइगर रिजर्व्स और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में सैकड़ों वन रक्षकों यानी फॉरेस्ट गार्ड्स के मोटिवेशन लेवल्स पर शोध हो,
और उसके परिणामों के आधार पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फिर बम्ब यानी WCT के वाटर हीटर प्रोजेक्ट को डिजाइन करना हो, या फिर जंगल के अंदर और निकट स्थित गांवों में रहने वाले लोगों के संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति दृष्टिकोण पर काम। जब प्राची ने बताया कि उनकी टीम ने 10 राज्यों में वनों पर आश्रित लगभग 1000 गांवों के तकरीबन 30,000 लोगों का एक साइकोलॉजिकल डेटा सेट तैयार किया है, जो भारत ही नहीं बल्कि शायद विश्व में अपनी तरह का सबसे विशाल डेटा सेट है, तो यकीन मानिए मैंने तो अपने दांतों तले उंगलियां चबा ली। लेकिन प्राची ये सब करती कैसे हैं? मनोविज्ञान का वनों वन्य जीवों के संरक्षण से क्या नाता है, और कैसे वो अपने शोध में क्या तरीके अपनाती हैं? ऐसे ही कई सवाल मेरे मन में थे जब मैंने उनसे उनके काम के बारे में पहली बार जाना। शायद आपके मन में भी होंगे। तो चलिए फिर आपका और वक्त दाया न करते हुए मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ प्राची के साथ हमारे साक्षात्कार की तरफ, जिसमें वो न सिर्फ इन सब सवालों के जवाब देंगी बल्कि अपने काम से जुड़े और कई दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगी। और मुझे यकीन है कि इस पूरे साक्षात्कार को सुनने के बाद आप भी कहेंगे नाइस यार। नमस्ते प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्राची, आप क्या हमारे श्रोताओं को जरा ये बताएंगी कि मनोविज्ञान और खासकर व्यवहार मनोविज्ञान यानी बिहेवियरल साइकोलॉजी और समाज मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी की संरक्षण के क्षेत्र में क्या भूमिका है, और आप इसके प्रिंसिपल्स को फील्ड में कैसे कार्यान्वित करती हैं? WCT में हम कम्युनिटीज जो जंगल के अगल बगल में रहती है उन्हें जानने का काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये काम हम एज एज अनबायस्ड एज पॉसिबल करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये लोगों को क्या लगता है विदाउट थिंकिंग व्हाट वी थिंक पीपल थिंक। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब अर्बन लोग सोचते हैं कम्युनिटीज के बारे में, तो थोड़ा उनका एक नजरिया होता है कि ये लोग ऐसे होंगे, इनकी ये जरूरतें होंगी। तो हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली में जाने कि लोगों को क्या लगता है। तो फ्रॉम अ साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं कि कम्युनिटीज का एक दूसरे के साथ नाता कैसा है, उनके इंटरेक्शंस कैसे हैं, उनका उन्हें जंगल के बारे में क्या लगता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में क्या लगता है। इससे क्या होगा, हम जान पाएंगे कि उनके डे टू डे जिंदगी में वो क्या करते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है। तो सोशल साइकोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि उनका एक-दूसरे के साथ इंटरैक्शन कैसे होता है, क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग है, हम अकेले नहीं होते हैं, हम एक ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप का एक इंडिविजुअल पे भी असर होता है और इंडिविजुअल का ग्रुप पे भी असर होता है। तो जब हम ये चीज़ अच्छे से जान पाएँ तो हम जो लोगों की दिक्कतें हैं, उस पे काम कर सकते हैं। और ये काम तभी होगा अगर हम उनकी बातें उनके पर्सपेक्टिव से जानें। तो इसके लिए हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हैं। हम एक क्वेश्चनेयर यूज़ करके लोगों के साथ डेटा कलेक्ट करते हैं, कम्युनिटीज़ के साथ, और जब ज़रूरत पड़ती है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा में जो गैप्स है, वो गैप्स देखने के लिए हम खुद गाँव में जाके लोगों से बातें करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करके आते हैं। तो आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, और आपका इनमें रोल क्या है? अभी हमने 5 साल लॉन्ग बिग प्रोजेक्ट क्लोज किया जो है फिस्कल प्रिंसिपल्स, जिसके लिए हमने इंडिया के 8 साइट्स में डेटा कलेक्ट किया है। वो एक प्रोजेक्ट हमारा था, और जो वाटर हीटर का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे हम पिछले 8 साल से कंसिस्टेंटली डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। और जो वाटर हीटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 122 गांव में फिलहाल गया है, एंड डिमांड इज ऑनगोइंग, तो वो गांव के नंबर बढ़ रहे हैं। और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है कान्हा पेंच कॉरिडोर, जिसमें हमने कान्हा और पेंच कॉरिडोर में जो गांव है वहाँ पे अभी डेटा कलेक्शन किया है। तो हम अभी प्रिलिमिनरी एनालिसिस के स्टेज में हैं। जो पूरा साइकोलॉजिकल डेटा है फॉर ऑल दीज 3 प्रोजेक्ट्स वो मैं देखती हूँ, जिसमें जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें क्वेश्चनर देखना, ये मैं और मेरी टीम एक साथ हम करते हैं। और उसका एनालिसिस, पूरा साइकोलॉजिकल डेटा का एनालिसिस। तो क्या होता है कि हम बहुत सारे अलग-अलग वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वेरिएबल्स बनाना ये साइकोलॉजिकल डेटा का सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई अलग-अलग वेरिएबल्स बनते हैं, तो उसमें हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि फिलहाल क्वेश्चनेयर तो सिमिलर है, लेकिन हर एक कम्युनिटी का रिस्पॉन्स उसमें अलग होता है।
तो उसका पैटर्न अलग अलग होता है, तो वो सारा पैटर्न देखना, ये सब काम हम करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि अगर गांव में जाकर और कोई क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है तो वो भी हम करते हैं। और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ लॉट ऑफ जो स्केल्स है, जो क्या मेजर करना है, वो भी इन हाउस ही होता है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। अच्छा ये बताइए, आपने ये जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा और वेरिएबल्स जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए, ये सब क्या होते हैं मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में? तो क्वांटिटेटिव डेटा टू मतलब एकदम आसानी से बताए तो वो नंबर्स वाला डेटा होता है। तो बहुत लोगों ने मतलब कभी तो जिंदगी में जब अगर आपने साइकोलॉजिकल स्केल फिल की होगी तो उसमें स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री ऐसा आता है। तो वो जो स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री है वो स्कोर है। तो वो जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है, जो एनालाइज हम बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा आपके इंटरव्यूज है, तो उसमें आपके फोकस ग्रुप डिस्कशन आते हैं, वन ऑन वन इंटरव्यूज आते हैं, कई बार ऑब्जर्वेशंस भी आते हैं, जो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। तो अभी क्वांटिटेटिव डेटा के वेरिएबल का एक एग्जांपल दिया जाए तो कहते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। तो उसमें मानिए 3 सवाल है कि ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आपको जंगल से लगाव है, जंगल हमारे घर के पास है, या जंगल से हमें परेशानियां होती है। सो दीज आर योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। तो ये जो 3 सवाल है ये क्लब होके उसका एक वेरिएबल बनेगा एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। तो ऐसे हमारे कई वेरिएबल्स हैं जो बहुत अलग-अलग स्टेटमेंट से बने हैं। तो उसके लिए हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज करके ये वेरिएबल बनाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिया जाए तो साइकोलॉजी में प्लेस अटैचमेंट ये एक कॉन्सेप्ट है, जिससे आपका आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह से आपका अटैचमेंट कैसा है, आपको वो जगह के बारे में क्या लगता है। तो मैंने जो वाटर हीटर प्रोजेक्ट के बारे में अभी कहा, तो वो डेटा में हमें ऐसा दिखा कि लोगों का प्लेस अटैचमेंट काफी स्ट्रांग है। तो उनका प्राइड कि ये मेरा गांव है, ये बहुत स्ट्रांग हमें उनके डेटा से दिखा। तो जो कैंपेन बनाया गया वाटर हीटर का, उसमें हमने यूज किया था कि आपके गांव में वाटर हीटर आ रहा है तो आपका गांव ये प्लेस अटैचमेंट से डिराइव था, क्योंकि हमें पता था कि लोगों का अटैचमेंट स्ट्रांग है। तो अगर कैंपेन में हम बताते हैं कि आपके गांव में आ रहा है तो थोड़ा एक्सक्लूसिविटी आ जाता है, लोगों को लगेगा कि अरे मेरे गांव में कुछ अलग आ रहा है। तो ऐसे हमने जो फाइंडिंग था वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया। वाह, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया आपने इन तकनीकी कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा प्राची, जब हम इस साक्षात्कार से पहले बातें कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था कि जंगल पर निर्भर गांवों के साथ काम के दौरान ये समझना जरूरी है कि गांव एक मोनोलिथ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो मोनोलिथ नहीं है। हर गांव के अंदर भी और एक गांव से दूसरे गांव के दरमियान भी कई ऐसे कारक यानी फैक्टर्स हैं जो उनके जंगल और संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण और उससे जुड़े पहलुओं पर असर डालते हैं। इनमें जाति व्यवस्था यानी इंसान का कास्ट लोकेशन एक प्रमुख कारक है। साथ ही लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कल्चरल बैकग्राउंड या उनका सामाजिक आर्थिक परिवेश यानी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जैसे पहलू। तो इस पर जरा कुछ प्रकाश डालिए। कॉर्बेट में हम गए थे, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अगल बगल के गांव में हम लोगों से बातें कर रहे थे। तो हम एक गांव में गए तो लोगों ने बताया कि बहुत मुश्किलें हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हम खुश नहीं है, गरीबी है, खेत में कुछ उगता नहीं है, जो बहुत रियल चीज है रूरल इंडिया में, जो कम्युनिटी जंगल के अगल बगल में रहती है, ये उनका बहुत डे टू डे स्ट्रगल है। तो उसके बाद हम एक एससी कम्युनिटी के मोहल्ले में गए, तो वहां पे एक आंटी थी जो बहुत खुश थी। और हम उनसे बातें कर रहे थे कि उनका जो जीवन है गाँव का उसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश है क्योंकि गाँव में अभी और एक टॉयलेट आ गया है। उन्होंने बताया कि उससे पहले गाँव में सिर्फ एक टॉयलेट था, और वो टॉयलेट वो साफ करने की जिम्मेदारी उनकी थी और उनको उससे पैसे मिलते थे। लेकिन अभी जो दूसरा टॉयलेट आया है उसकी वजह से उनके बहू को भी वहाँ पे काम करने को अपॉर्चुनिटी मिली है और उससे उनको पैसे नहीं थे। तो वो जो रियलिटी थी कि आपका हैप्पीनेस कितना रिलेटिव होता है और आपका एक्सपोजर टू द सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव इज सो रिलेटिव। एंड कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अक्रॉस द कंट्री। एंड वो एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी थी, जिसके वजह से मैं थोड़ा एक और स्टेप बैक लेके बोलूंगी कि डेटा एनालिसिस में भी ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये जान के अगला एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी भी इंडिया की रियलिटी है।
ये बहुत ही बारीक पहलू बताए आपने प्राची। अब क्योंकि बात हो रही है कि सर्वे किस प्रकार होना चाहिए और नैतिकता यानी एथिक्स के क्या पैमाने होने चाहिए, तो बात आती है कंसेंट यानी सहमति की। तो कंसेंट कितना महत्वपूर्ण है आपके कार्यक्षेत्र में, और कंसेंट के अभाव में किस प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं? राजस्थान का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे हम डेटा कलेक्शन के लिए गए थे, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज के लिए। एक गांव के मेन रोड से हम जा रहे थे, तो हमने एक ऐसा ग्रुप ऑफ औरतें देखी। तब तक हमने डेजर्ट नेशनल पार्क में कई गांव में बात की थी, तो हम हमें पता था कि जो कई राजपूत विमेन होती है जो घर से ज्यादातर बाहर नहीं निकलती और उनका कपड़ों का पहराव भी अलग होता है। तो हमें पता चला कि ये मुसलमान औरतें हैं, क्योंकि वो बाहर थी, बातें मतलब उनका ओवरऑल बिहेवियर के हमें पता चला। तो हम उतर के वहां पे लोगों से बात करने गए। तो एक जो थोड़ी सी यंग औरत थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हिंदी नहीं आती है और मैं नहीं बात करना चाहती। डब्ल्यूसीटी में ये बहुत हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि अगर लोगों को बात नहीं करनी है तो हम नहीं उनसे बात करते। कंसेंट बहुत सीरियसली लिया जाता है। उन्होंने जब नहीं कहा, तो मैं वहां पे एक और दुकानदार था, तो उनसे बातें करने चली गई। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे ये औरतें आई है क्योंकि वो थ्रेड खरीद रही है और फिर इसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं तो जाएंगी। राजस्थान में एम्ब्रॉयडरी वो कम्युनिटी की औरतें बहुत सुंदर करती है। वो यहाँ पे आके वो खरीद रही थी। तो मैं उस आदमी से ऐसे इधर उधर की बातें कर रही थी। तो मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन जिस जिस औरत से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे बात कर सकूं, वो वहां पे रुक के सुन रही थी। तो बाद में वो आई और उसने मुझे बोला, दीदी मुझे आपसे बात करनी है। तो मोर देन हैप्पी कि मैं बात करूं उनसे। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि क्यों पहले उन्होंने बताया हिंदी नहीं आती है। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आपने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत टाइम टूरिस्ट वो रास्ते से जाते हैं और ये औरतें बहुत उनका पहराव अलग होता है, ज्वेलरी अलग होती है, वो दिखती बहुत सुंदर है। तो लोग उन्हें बिना पूछे उतर के उनकी फोटो लेते हैं, जो वो नहीं चाहती है। इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए उन्होंने मुझे बताया मुझे हिंदी नहीं आती। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि अर्बन पॉपुलेशन का सेंसिटिविटी इतना कम हो गया है कि वो जाके फोटो खींच के चले जाते हैं। वो जो उन्हें पूछना चाहिए उन्हें कैसा लगेगा, ये जो मिसिंग गैप है, ये लोगों को पता है कि ये शहर के लोग तो ऐसे ही करते हैं। कितनी महत्वपूर्ण सीख दी है आपने प्राची इस उदाहरण से। अच्छा प्राची, अब ये तो काफी सीरियस बातें हो गईं, कुछ हल्के हंसने हंसाने वाले किस्से भी तो होंगे। तो फील के कुछ उस तरह के हल्के फुल्के पलों की बात हो जाए। शुरुआत के दिनों में तमन्ना और मैं, तमन्ना जो इम्प्लीमेंटेशन लीड करती है, हम गांव में लोगों से बातें कर रहे थे। तो ये था हमारा तीसरा दिन। तो पहले 2-3 दिनों में हमें ये पता चल गया था कि ज्यादातर लकड़ियां औरतें लाती है जंगल में जाके। हम तीसरे दिन ऐसा एक गांव में चौराहे पे बैठे थे, बहुत सारे आदमी थे, तो हम बातें कर रहे थे। तो उन्होंने भी बताया कि अरे लकड़ियां तो लाने गांव की औरतें जाती है, ग्रुप में जाती है वगैरह। तो तमन्ना ने उनसे सिर्फ पूछा कि तो आदमी क्या करते हैं। यूं उसका मतलब मोटिवेशन ये था जानने के लिए कि अरे औरतें क्या करती है पता है, आदमी क्या करते हैं नहीं पता। लेकिन वो सवाल सुन के वो आदमी चिढ़ गए कि क्यों आपको लगता है हम कुछ नहीं करते। तो वो एक थोड़ा फनी सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो हमारा तो मोटिवेशन नहीं था। लेकिन जब हम वापस आए स्टील स्टेशन इसके बारे में सोचते हुए, तो हमने रियलाइज किया कि जो अर्बन लोगों का फेमिनिज्म का आइडिया होता है, औरतों को क्या चाहिए, औरतों ने क्या करना चाहिए, वो और रूरल इंडिया में जो रियलिटी है वो थोड़ा अलग है। और अगर आप आपका अर्बन फेमिनिज्म लेके यहाँ पे आते हो तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ओपन माइंडेड रहना, ताकि कम्युनिटीज का साइड आप समझ पाए। ये बहुत आसान है सोचना कि अरे यहाँ पे इस प्रकार का ऑपरेशन होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो कम्युनिटी का एक दूसरे के साथ नाता कैसा है, वो चीजें कैसे हैंडल करते हैं, ये हमें नहीं पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके फेमिनिज्म के नजरिए से ना देखकर उनके नजरिए से देख के उन्हें समझो। अच्छा, और फिर कोई दिल को छूने वाला वाकया? मुझे पता है कि आपका जिस तरह का काम है, तो ऐसे तो कई वाकयात हुए होंगे। फिर भी जो सबसे पहले अभी आपके जहन में आ रहे हों, वो सुना दीजिए। तो जैसा आपने ये पूछा, तो मैं सोच रही थी कि हर एक विजिट में मैं हमेशा एक चीज लेके जाती हूँ, वो जो चाय वो देते हैं।
तो मुझे चाय बहुत पसंद है और गाँव में जाती हूँ तो हमेशा लोग चाय देते हैं और वो बहुत वो रहता है मेरे साथ। और अगर एक और चीज़ मैं कभी ना भूल पाऊँ तो वो है कि कहीं पे भी जाए और वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा उनके खेत का जो प्रोड्यूस होता है वो आपको दे देते हैं। तो ऐसा प्यार से कि अरे आप आए हो तो ले जाइए। इंटरेस्टिंग वाज़ हम नागरहोले में थे तो एक दादी थी जो बहुत अकेली रहती थी और सोशो इकोनॉमिकली उनके नेबर्स से उनकी हालत थोड़ी-सी कम थी। तो अच्छे से बातें हो गई और जब हम निकल रहे थे तब उन्होंने हमें रुकाया और केले दे दिए। ये मेरे गार्डन के केले हैं। तो ये तो हमेशा होता रहता है जो दिल में रह जाता है। वाह! बहुत ही खूबसूरत यादें साझा की आपने, सभी का दिल छू लेने वाली। और शायद ये खूबसूरत याद ही एक सही पड़ाव है इस बातचीत को थामने का। हालांकि मेरा दिल तो अभी आपसे घंटों चर्चा करने का है, पर फिलहाल वक्त का तकाजा है कि हम आपसे विदा लें। लेकिन जाते जाते, जैसा मैं हमेशा अपने मेहमानों से कहता हूँ, हमारे श्रोताओं के लिए यदि कोई संदेश या कोई सीख जो आप साझा करना चाहें। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम रूरल इंडिया को समझने जाते हैं तो वो अर्बन इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं समझना चाहिए। उनका कल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा एम्फसाइज़ उसमें बहुत ज़्यादा है कि लोगों को उनके कम्फर्ट लेवल पे हम समझें ताकि उनकी समस्याएँ हमें बहुत अच्छे से समझ आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची। मैंने और मुझे यकीन है कि सभी श्रोताओं ने इस छोटी सी गुफ्तगू में कितनी नई चीजें सीखी, जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा ही नहीं था, और कई पहलू जाने जिनकी बारीकियों पर कभी गौर व फिक्र नहीं किया था। उम्मीद है कि हम आपसे फिर जल्द ही एक और ऐसी ही बातचीत के लिए जुड़ेंगे। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे फील्ड वॉइसेस श्रृंखला की अगली कड़ी में। शुक्रिया। Thank you very much for listening. This podcast is presented by Wildlife Conservation Trust. This episode of Field Voices was written and hosted by wildlife historian and conservation communicator at WCT, Raza Kazmi. Shrutika Mulay, WCT's multimedia and digital communications executive, worked on the sound design, mixing, and editing. The artworks for the podcast have been created by Akshaya Zakaria, graphic designer and illustrator at WCT, along with Shrutika Mulay. To know more about the guests and our work, do visit www.wildlifeconservationtrust.org.